सो क्या रीज़न है डिप्रेशन का? तो साइकिक एंजाइटी मीन्स ये मेरे को क्या हो रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा मिथ क्या है? साइकेट्रिक इलनेसेस को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक साइकोसिस बोलते हैं, एक जिसको न्यूरोसिस बोलते हैं। सो ये हमारी कंडीशनिंग है या क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है? इसका अवेयरनेस बहुत कम है, एक प्रकार का स्टिग्मा है लोगों में। बट वो फाइन लाइन कहाँ है कि तब आपको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी बोलते हैं। साइकेट्रिक इलनेसेस बेसिकली इमोशंस की प्रॉब्लम होती है। अगर कोई डॉक्टर या मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं तो क्या उसका रिजल्ट हो सकता है? हमको उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई किसी को 20 दिन लगते हैं। स्ट्रेस को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है सोशल मीडिया पर। yes. इसमें जो है मल्टी डोमेन में आपके लॉसेस होते हैं। क्या अर्ली साइंस होते हैं कि जब एक कोई पर्सन पहचाने? नॉर्मल लाइफ में ही स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो रहा है कि दैट क्या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट है, वो मेडिसिन ही है? सुला दो जो पेशेंट को 24 घंटे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब डिप्रेशन के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए एक ट्रिक। इसके लिए मैं खुद ओवर थिंक कर रहा हूँ, आई थिंक। जब हमें शरीर पर चोट लगती है तो हम देखते हैं, लेकिन मन के घाव अक्सर छुपे रह जाते हैं। हमें कभी नींद नहीं आती, कभी बिना वजह बेचैनी होती है, और कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन लगता है। और फिर भी हम खुद से कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन क्या सच में सब ठीक होता है? आज के इस एपिसोड में बात होगी किसी मानसिक बीमारी की नहीं, बल्कि हर इंसान के मन की। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर नितिन मलिक। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट, डॉक्टर नितिन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है ये चीज़, या कभी कभी मैं अमेज भी होती हूँ कि हम लोग की जो मोबाइल हैं उसकी अगर बैटरी 10-15-20% हो जाती है तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि जल्दी से इसे चार्ज कर लिया जाए, अदरवाइज डिस्चार्ज हो जाएगा। बट हम लोग अगर इमोशनली हम लोग 1% या 2% पर भी चल रहे होते हैं तो उस तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। सो ये हमारी कंडीशनिंग है या फिर ये क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब हम डरते हैं लोगों के साथ शेयर करना, या क्या रीज़न है आपको कि हम लोग अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को अवेयर ही नहीं है, या रादर हम ये कहें कि कंडीशनिंग है या अवेयरनेस ही नहीं है? या दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन विच यू हैव पुट। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है। देखिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर जो अवेयरनेस जैसा होना चाहिए नेचुरली वैसा पब्लिक में नहीं है, लोगों में नहीं है। एंड यस, वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, बट मेंटल हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं पहले से ही जो है वो एक प्रकार का स्टिग्मा है लोगों में अपने मेंटल हेल्थ को लेके। एंड कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना इज़ एसोसिएटेड विद अ साइन ऑफ मे बी अ वीकनेस, कि वो इंसान जो है वो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते, अपने अफेयर्स हैंडल नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लोगों से शेयर कर रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। तो इस प्रकार की जो एक कंडीशनिंग होती है, आई थिंक वो इनग्रेन्ड एक बच्चे में कर दी जाती है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड धीरे धीरे करके वही सोसाइटी भी इनग्रेन करती जाती है एज द पर्सन ग्रोज। सो वो चीज़ जो है ना, एक इंसान को कंडीशन कर देती है कि टू नॉट टॉक अबाउट योर इमोशनल प्रॉब्लम्स, टू नॉट टॉक अबाउट हाउ यू आर फीलिंग। एंड आप उसको, जितनी आपको जो तकलीफ़ें महसूस हो रही हैं, आप उसको इंटरनलाइज करते रहते हो, आप उसको अपने अंदर दबाते जाते हो और आप उसको झेलते जाते हो, नॉट रियलाइजिंग दैट द इमोशंस are also a function of a part of this whole सिस्टम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज ये कंडीशनिंग भी है और हमारी अवेयरनेस भी नहीं है। Yes. क्योंकि कई बार ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जो आपने बहुत अच्छा कहा कि हमारी इमोशंस हैं जो कि एक द वे दे शुड रेगुलेट, वो नहीं हो रहे हैं उस तरीके से रेगुलेट, तो हमें उसकी हेल्प की ज़रूरत है। कई बार आई ऑल्सो फील विद माई सेल्फ कि ओवर थिंकिंग जो है, अगर कहा जाए, बिकॉज आई एम टेंड टू डू सर्टन थिंग्स बहुत ही पर्पसफुली, बहुत ही लाइक होता है ना, एक मैनेज्ड वे में करने के लिए है। बट कई बार ऐसा समय आता है कि खुद कन्फ्यूजन होता है कि ये मेरी हैबिट है या मतलब कुछ और है, कि मतलब अगर ओवर थिंकिंग हो रही है तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ हैबिट आई एम ओवर थिंकिंग, और दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स वाई आई एम ओवर थिंकिंग।
सो ओवर थिंकिंग आजकल नाउअडेज, और वैसे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, Yes. जो कि बहुत फाइन लाइन होती है। जब वो फाइन, क्योंकि नॉर्मली आपको बुरा लगना इट्स ओके, नॉर्मली आप ओवर थिंक करते हैं इट्स ओके, नॉर्मली आप स्ट्रेस्ड होते हैं इट्स ओके, नॉर्मली आप थोड़ा सा एंशियस फील करते हैं इट्स ओके। बट वो फाइन लाइन कहाँ है कि जब उस फाइन लाइन से आप ऊपर चले जाते हैं तब आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन कैसे कोई एक नॉर्मल सी देखिए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ। जैसे आप डायबिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से आप मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश करें ना, तो इन अ वेरी सिंपल फॉर्म इफ़ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट, सी एवरीबडी हैज शुगर इन द ब्लड. Having sugar in the blood is a normal thing, and if you don't have sugar in your blood, you're going to die. See, everybody, but that sugar is at an optimal level, and when it remains at an optimal level, you are said to be healthy. And अगर वो शुगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है and without any reason वो लेवल से ज़्यादा रहता है ना, देन वी कॉल दैट पर्सन टू बी अ डायबिटिक, है ना, कि उसको डायबिटीज़ हो गया है, शुगर की बीमारी हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहा है, ऐसा नहीं है कि दैट पर्सन माइट बी अ वेरी एक्टिव एंड अ वेरी हेल्दी पर्सन हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टिल बिकॉज ऑफ एन इलनेस हिज पैंक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो उसकी वजह से उसका शुगर जो है वो बहुत हाई रहता है, एंड दैट इज डैमेजिंग हिज बॉडी एंड अदर ऑर्गन्स. So now that is known as diabetes. Now the similar thing happens with the emotions. Now everybody has emotions. True. You feel sad, you feel anxious, you feel angry, you feel depressed. Now these all are normal human emotions which everybody experiences. You are bound to have emotions because that's what makes you human. True. So, but that emotions, they have to be at an optimal level. There's a range in which these emotions fluctuate. उस रेंज के बीच में अगर आपके इमोशंस चलते हैं तो हम उसे नॉर्मल बोलते हैं. बट अगर आपको कोई एक इमोशन जो है वो बिना कारण के बहुत लंबे समय तक महसूस हो रहा है, जब वो इमोशन नहीं महसूस होना चाहिए तब भी वो इमोशन महसूस हो रहा है, जब कोई कारण नहीं है इमोशन महसूस हो रहा है, या कारण है भी तो वो इमोशन बहुत लंबे समय तक महसूस हो रहा है, कारण खत्म हो गया फिर भी इमोशन महसूस हो रहा है. एंड नाउ वो इमोशन इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है कि नाउ दैट इज हैम्परिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. वी आर फीलिंग सैड, एंड दैट सैडनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि नाउ हमको उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम अपने फंक्शंस नहीं कर पा रहे हैं, हम काम पे नहीं जा रहे हैं, हम दिन भर रोते रहते हैं. तो नाउ दैट इज हैम्परिंग आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. नाउ दैट इमोशन हैज़ बिकम एन इलनेस. So this is a very simple way in which you can differentiate whether your emotions have crossed a limit जहाँ की आपको अब हेल्प की ज़रूरत है. बट डॉक्टर साहब इसमें ये भी होता है, बिकॉज एवरीबडी हैज इमोशंस, ये तो हम मानते हैं, बट एवरीबडी हैज देयर ओन कोपिंग मैकेनिज्म आल्सो. Yes, that's कि true. वो कितना किसी को टाइम लगता है, किसी को लगता है कि वो बहुत इमीडिएटली उस जो भी उसने कुछ लूज किया है, इधर जॉब है, वट एवर द रीजंस आर, किसी को कुछ समय लगता है, कम समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है. तो ये इंडिविजुअली भी डिफर नहीं करता. That is a very nice question, because that's a very natural thing to ask. जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसका नेक्स्ट ये आता है कि भाई हर कोई तो अलग अलग होता है, कोई 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई किसी को 20 दिन लगते हैं, किसी को कोई चीज़ इफेक्ट करती है, किसी को नहीं करती है. देन हाउ कैन यू से दैट ये इलनेस है. Now for that we have to first go into that person's बैकग्राउंड, उसका उसकी बेसिक पर्सनालिटी क्या है, उसकी पहले की जो है, जिसको हम प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी बोलते हैं. नाउ मॉर्बिडिटी मीन्स की इलनेस, जब वो हमारे पास आया है, तकलीफ में आया है, जब उसको परेशानी महसूस हो रही है, या दूसरों जो उसके पास वाले हैं उनको लग रहा है कि नहीं अब ये नॉर्मल नहीं है, तो जब वो उस समय से पहले की उसकी क्या नेचर था, क्या व्हाट वाज हिज कोपिंग मैकेनिज्म्स, व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू दिस काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेस सिचुएशन, उस समय उसको कितना इमोशनल रिएक्शंस होते थे और वो कैसे कोप करता था, वो उसकी क्या प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी थी, उसको पहले जज करना जरूरी है. एंड वंस यू हैव दैट बेस लाइन कि नहीं इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं होता है, और अब जो रिएक्शन हो रहा है नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ रिएक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, सो देन यू कैन जज कि ये बंदा जो जिस मेंटल स्टेट में है नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल मेंटल स्टेट, और नॉट हिज नॉर्मल रिएक्शन टू सच काइंड ऑफ अ स्ट्रेस सिचुएशन. अब जो हो रहा है ये एक इलनेस है, ये एक बीमारी है, एंड फॉर दैट ही नीड्स हेल्प.
ही इज नॉट एबल टू कोप विद हिस, बिकॉज उसके नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म्स ऐसे नहीं हैं. दिस सिचुएशन इज समथिंग विच इज एक्सीडेड द कैपेसिटीज ऑफ हिज कोपिंग मैकेनिज्म्स, एंड वो अब उससे डील नहीं हो रही है. नाउ दिस इज क्रॉस्ड अ बाउंड्री वेयर इट इज नाउ गैलपिंग इनटू द realm ऑफ एन इलनेस, एंड विच इज नाउ अब वो बढ़ता जा रहा है. बट ये आपने कहा कि ये तो कोई व्यक्ति जब अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा जी, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि उसे ये एक्सेप्ट करना होगा कि Obviously. वो एक मेंटल डिजीज उसे है या समथिंग, मतलब ही और शी इज इल एंड ही और शी नीड्स हेल्प. लेकिन हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है, तो हम लोग सब उसी तरीके से कंडीशनड है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है इट मीन्स इधर आप या तो पागल हैं या आपको कोई मेंटली बहुत ही गंभीर बीमारी है. सो ये मिथ एक तो सबसे पहले कैसे टूटना चाहिए, वो वैसे टूटेगा मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस तो फिर भी लोगों में है बट वो डर है. सो वो डर आप बताएं कि अगर वो इस कंडीशन में होते हैं और अगर कोई डॉक्टर या मेडिकल हेल्प नहीं लेते हैं तो क्या उसका रिजल्ट हो सकता है जो कि डेंजरसली उनकी लाइफ को थ्रेटन भी कर सकता है. बिकॉज हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें हार्ट अटैक आया है तो हम मर जाएंगे इसलिए जाते हैं. yes. बट कोई मेंटल अगर डिसऑर्डर है या डिजीज़ है तो हमें ऐसा लगता है कि इससे मरेंगे नहीं. तो ये एक जो लोगों के दिमाग में है इसलिए वो डर नहीं है इसलिए डॉक्टर्स के पास नहीं वेरी जाते. ट्रू, वेरी ट्रू. सो वो कितना खराब हो सकता है किसी व्यक्ति का एक मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल कंडीशन विदाउट एनी मेडिकल हेल्प, वो एक्सप्लेन आप करें. See, I'll tell you a few give you a few statistics and a few facts. मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की पॉपुलेशन आप देखें तो 140 करोड़ लोग जो हैं वो नियरली 140 मिलियन पीपल जो हैं वो देयर, और उसमें से जो एडल्ट्स हैं उसमें अराउंड 10 to 15% ऑफ एडल्ट्स they actually require help for a psychiatric illness. Okay. Actually, so that's a very huge number. True. And जो statistics हैं वो ये बोलती हैं कि only 70 hardly जो उसमें से जो है ना 10 to 15% of people जो है actually get any kind of a help from a mental health professional. So 75 to 80% people they never get any kind of a medical help or a psychiatric help or a help from a psychologist जो भी उनको मिलनी चाहिए. This is the sad part of it. जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनका भी जो अपने देश में है उनका बहुत ज़्यादा लैक है. आप इफ़ वी लुक एट द WHO फिगर्स वो ये कहते हैं कि हर 1 लाख इंसान के ऊपर जो है एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, बट अपने यहाँ जो 1 लाख इंसान के ऊपर देयर इज़ 0.3. सो दैट इज़ द डिफरेंस विच इज़ देयर. सो ये तो डिफरेंसेस हैं ही. अब जो लोगों की बात आपने करी थी कि पीपल जो है हाउ शुड दे गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट एंड दे शुड स्टार्ट कमिंग एक्सेप्टिंग, वो सारी चीज़ें करना क्यों ज़रूरी है और क्यों अगर नहीं करेंगे तो क्या परेशानी होगी. देखिए ये फिर मैं WHO का ही कोट करना चाहूँगा. WHO सेज दैट आफ्टर हाइपरटेंशन डिप्रेशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी and the loss of work hours and the disability के कारण जो लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं, उसके लिए जो है मे बी इट विल इवन रिप्लेस. एक पार्ट होता है बट मुझे लगता है कि एज अ पर्सन अगर इफ ही और शी इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन उसकी अपनी लाइफ के लिए वो कितना थ्रेटनिंग हो सकता है. ये तो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एज अ होल मैं आपको बता रहा हूँ. नाउ व्हेन द इंडिविजुअल सी एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि बाकी इलनेसेस में क्या होता है, देयर इज एन इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ. तो इसलिए इंसान जो है दौड़ के ये केन प्रकार अपना जो है इलाज कराने जाता है डॉक्टर के पास. बट इन दीज इलनेसेस बिकॉज देयर इज नो इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ, एंड दूसरा ये इलनेसेस क्योंकि इतने धीरे धीरे बढ़ती हैं कि रियलाइजेशन उनके बारे में, उनके ग्रेविटी के बारे में बहुत स्लोली आता है. बट देन ऐसा नहीं है कि इनकी बारे में जो इनसे जो तकलीफ होती है, इनसे जो नुकसान होता है वो नुकसान भी उतना ही ज़्यादा है. बिकॉज डिसेबिलिटी, बिकॉज ऑफ द इलनेस, लॉसेस बोथ नॉट ओनली फिजिकल बट फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर एस्पेक्ट्स जो होते हैं आपकी लाइफ में, इसके जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है. इसके लॉसेस कई मायने में बाकी इलनेसेस से ज़्यादा है. बिकॉज बाकी इलनेसेस में लॉस में भी 1 या 2 डोमेन में होंगे, इसमें जो है मल्टी डोमेन में आपके लॉसेस होते हैं. बिकॉज दैट पर्सन जो है इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली
and he is in depression or maybe in a psychotic illness for the past 6 months. Now he stopped going to work. Okay, so now उसका जो ramification है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, नॉट ओनली फाइनेंशियली होगा, सोशली है, फैमिली के ऊपर है, इकोनॉमिकली है, उसके खुद के फिजिकली उसके हेल्थ के ऊपर तो हो ही रहा है। और फैमिली पर होने की वजह से एक व्यक्ति अगर बीमार है तो पूरी फैमिली एक तरीके से मेंटली एग्जॉस्टेड है। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ दीज इलनेसेस इज कि दिस इलनेस टेक्स अ टोल मच मोर ऑन द केयर गिवर देन ऑन द पर्सन हु इज इल। पेशेंट के ऊपर तो जो हो रहा है उससे ज़्यादा जो टोल होता है वो केयर गिवर के ऊपर होता है, बिकॉज द केयर गिवर इज इफेक्टेड मच मोर इन हैंडलिंग द पर्सन हु इज साइकेट्रिकली इल. सो द ramifications of the illness are much more severe than people tend to realize. And unfortunate part is they tend to realize it only after they go very deep into it, बहुत ज़्यादा सफ़र करना चालू कर देते हैं, उसके बाद दे टेंड टू रियलाइज एंड देन फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है उनके लिए, है ना। सो आप अगर आपने यही कहा कि जब ये डिजीज़ कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स है या मेंटल इलनेस है जब बहुत बढ़ जाती है तब लोग आते हैं, क्योंकि तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्या अर्ली साइंस होते हैं कि जब एक कोई पर्सन पहचाने, बिकॉज ऐसे ऐसे लोगों से हम भी जिन लोगों को जानते हैं दे आर क्वाइट नॉर्मल, दे आर क्वाइट हेल्दी, दे आर क्वाइट हैप्पी, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ दिन के बाद पता चलता है कि ही और शी वेंट इनटू अ डिप्रेशन। सो ये बहुत ही सडन एक होता है, या तो कोई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं या फिर कोई अर्ली साइंस होते हैं जिसको इग्नोर करते हैं लोग। कोई भी मेंटल, हम यहाँ पर डिप्रेशन की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड फेसिंग डिप्रेशन। सो मेंटल इलनेस के कोई ऐसे अर्ली साइंस होते हैं जो देखिए मेंटल इलनेस में जो अर्ली साइंस जनरली जो होते हैं जिनसे हम पकड़ सकते हैं कि द पर्सन इज सम सॉर्ट ऑफ मेंटली उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जो रहता है कि if the person himself feels that there is a change in his mood state, या फिर उसके साथ में जो लोग रह रहे हैं जो are observing him or her, they observe that there is a change in the person's behavior which is not normal for that person, and now that behavior is now persisting and it's increasing. एक तो ये रहता है। दूसरा, if that behavior is leading to certain socio-occupational changes and disturbances in life, which is not desirable. Okay, आप काम पे जाना बंद कर रहे हैं, आप ऑफिस से छुट्टी मार रहे हैं बिकॉज आपका आज मूड नहीं है, आप सो रहे हैं, आपकी छुट्टियां उस वजह से बढ़ रही हैं, ठीक है। सो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो देन दिस अनदर रेड फ्लैग जिसको कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों में जैसे स्कोलेस्टिक डिक्लाइन होना चालू हो गया है, बच्चा जो है अभी तक जो है वो अच्छा क्लास में टॉपर था और सडनली जो है पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि ग्रेड्स फॉल हो रही हैं उसकी, है ना, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है एंड ही स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, और या बीच बीच में छुट्टी मार के आ जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड द पर्सन, उससे बात करने की ज़रूरत है उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि वेदर देयर इज सम प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर वेरी स्लो ग्रोइंग, दे आर इंसीडियस, तो वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंड देन अगर किसी की नींद भूख के ऊपर असर पड़ रहा है, वो इंसान सो नहीं रहा है, रात रात में सोता नहीं है, जगा हुआ रहता है, ठीक है, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लगती उसको, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स अलॉन्ग विद ऑल दीज बिहेवियरल चेंजेस, देन तो इट इज़ डेफिनेटली अ साइन कि समथिंग इज़ हैपनिंग एट द मेंटल लेवल। तो वहाँ पे फिर तो बिल्कुल आपको हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ इनिशियल साइंस हैं जिनको कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर हैं, आपके आसपास किसी को ऐसा हो रहा है, एंड देन उस पर्सन की बात में भी, है ना, आपको पता चलने लगता है। वो इंसान जो है जो बड़ा पॉजिटिव रहता था आजकल बड़ी नेगेटिव सी बातें कर देता है कभी कभी बीच बीच में। कभी बोलता था यार जीने की इच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाता, अच्छा रहता। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन। आप उसको जान रहे हो पिछले 10 साल से, वो कभी ऐसा नेगेटिव किस्म का इंसान नहीं था, सडनली क्या हो गया ऐसा। सो नाउ दीज थिंग्स आर समथिंग विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उनके बारे में बात कम से कम उस इंसान से आपको बैठ के करनी चाहिए, भाई ऐसा क्या हो गया। बट मुझे लगता है डॉक्टर साहब आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम लोग पीयर प्रेशर में रहते हैं, जो करियर
को लेकर है या रिलेशनशिप्स को लेकर है। आज के जो लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रेस्ड रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉमन है कि अगर वो अपने लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं रख रहे हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा सा मैनेज नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरीली एक कंपटीशन या उसमें जा रहे हैं, तो ये होता है। बट क्या अगर हम इसको, जैसे आपने कहा कि सिम्टम्स आप इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो बहुत नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक में आपको पता है कि आपको चेस्ट में पेन होगा, बट मेंटल इलनेस में जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं वो बहुत नॉर्मल सिम्टम्स भी हैं। अगर उसका पेट गड़बड़ है तो उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या लाइक होता है कि किसी दिन नींद नहीं हुई है, कोर्स की कंटिन्यूटी में अगर बहुत लंबे समय तक नहीं हो रहा है। बट आजकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड लोग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, मतलब जो चीज़ उन्हें नहीं बोलनी है वो बोलते हैं, नींद नहीं आती है, मोबाइल का एडिक्शन है। क्या ये सारी चीज़ें भी इलनेस की तरफ इशारा करते हैं? ये सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए आप जो आप आजकल की लाइफस्टाइल है, एज यू राइटली सेड कि आजकल की लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस और प्रेशर देती हैं कि इंसान कुछ चीज़ें जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कई लोग बोलते हैं कि ये तो सब नॉर्मल है, यानी ऐसा क्यों है। और शायद इसी वजह से आज की डेट में साइकेट्रिक इलनेसेस का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो है पहले के ज़माने के मुकाबले आजकल जो है स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है। नॉर्मल लाइफ में ही स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा हो रहा है कि दैट द चांसेस ऑफ अ पर्सन गोइंग इनटू अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड साइकेट्रिक इलनेस हैज़ इंक्रीज मच मोर। सो स्ट्रेस को हैंडल करने की जो आपकी क्षमता है वो भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए फिर। सो यू हैव टू वर्क ऑन हाउ टू हैंडल दो स्ट्रेसर्स और दो स्ट्रेस फैक्टर्स जो कि आपकी लाइफ में हैं। तो अगर वो साथ में नहीं बढ़ते हैं तो फिर दिक्कत होती है। बट एक्चुअल डिजीज़ क्या होती है? जैसे बार बार हम लोग, क्योंकि इस मेंटल डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में इतना अभी कहा नहीं गया है या हम लोग जानते नहीं हैं कि उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें। सो जैसे आपने डायबिटीज़ बताया, और सेम अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट को अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो हार्ट अटैक आएगा। बट मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं या मेंटल इलनेस होती है, और आपने कहा कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी कई इलनेसेस हो सकती हैं, साइकाट्रिस्ट इलनेसेस। सो इनका बॉडी में मैकेनिज्म क्या होता है कि कैसे ये चीज़ें होती हैं? देखिए ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें साइकेट्रिक इलनेसेस को, हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं। दो, एक जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं, एक हम जिसको न्यूरोसिस बोलते हैं, साइकोटिक इलनेसेस और न्यूरोटिक इलनेसेस। अब इन दो में क्या डिफरेंस है आपको मैं पहले वो चीज़ सिंपल फॉर्म में समझाना चाहूँगा। इन दोनों में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो होता है इंसाइट। इंसाइट का क्या मतलब होता है? इंसाइट इज द अवेयरनेस दैट अ पर्सन हैज़ दैट कि उसको जो है वो बीमारी है। ओके जैसे आपने बताया ना, हार्ट अटैक आया किसी को या फिर किसी की हड्डी टूटी, तो नाउ ही इज़ अवेयर कि मेरी हड्डी टूटी है, एंड ही इज़ अवेयर कि मेरे को इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर हो सकता है प्लास्टर करे, हो सकता है ऑपरेशन के लिए बोले, उसके बाद जैसे जैसे वो बताएगा वैसे वैसे मुझे इसको ठीक होने के लिए फॉलो करना। सो नाउ दिस अवेयरनेस दैट द पर्सन हैज़ कि मुझे कुछ तकलीफ है और मुझे इसका इलाज कराना है, दैट इज नोन एज इंसाइट। नाउ अब जो साइकेट्रिक इलनेसेस है ब्रॉडली दो में जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं इज बेस्ड ऑन वेदर द पर्सन इन दैट इलनेस हैज़ दैट इंसाइट प्रेजेंट और दैट इंसाइट एब्सेंट। साइकोटिक इलनेसेस जो रहती हैं उसमें इंसाइट एब्सेंट होता है। सो मतलब कि वो इंसान बीमार है, उसको उसके व्यवहार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसमें, लेकिन उसको खुद को ये रियलाइजेशन खत्म होता जा रहा है कि वो बीमार है। ओके एंड न्यूरोटिक इलनेसेस में उसको ये अवेयरनेस रहता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, उसका वो ब्रेन सिग्नल दे रहा है न्यूरॉन्स के थ्रू, या न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन सिग्नल दे रहा है। ब्रेन में जनरली जो साइकेट्रिक इलनेसेस बेसिकली इमोशंस की प्रॉब्लम होती हैं। ओके है ना, इमोशंस की प्रॉब्लम। ना इमोशंस जो रहता है ना, ब्रेन के जो सामने वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इमोशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। इमोशंस जो है वो कैसे जनरेट होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल द इंटरप्ले ऑफ द वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। केमिकल्स होते हैं ब्रेन में इस हिस्से में जिनका इंटरप्ले होता है। कुछ भी आपने जैसे कुछ भी ये कह लीजिए कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ घटना हुई कुछ, तो मतलब ये एक बड़ी सिंपल समझ लीजिए कि जैसे कंप्यूटर में कोई हमने एक स्टिमुलस दिया, एक स्टिमुलेशन दिया,
हमने एक कीपैड पे एक की क्लिक किया, तो वो की क्लिक किया तो दैट जनरेट्स अ सिग्नल विच गोज थ्रू द वायर्स, इट गोज to the CPU. Now the CPU or the processor is the brain of the computer, जो कि उसको प्रोसेस करता है, उसको रीड करता है, और उसके बाद फिर वो एक वापस एक सिग्नल भेजता है स्क्रीन के ऊपर। हमने अगर ए दबाया है तो स्क्रीन के ऊपर जो है ए प्रिंट हो जाता है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो यही सेम चीज़ जो है हमारी इमोशंस के साथ होती है। आपको किसी ने कुछ खराब बोला, आपको किसी ने गाली दी, तो वो गाली आपके कानों ने सुनी, है ना, आपको सामने वाले का आपने शक्ल देखी, अब वो सारा आपके ब्रेन ने रीड किया, वो आपके ब्रेन में गया, उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक इमोशन उसने जनरेट किया, आपको गुस्सा आया। So now that interplay of chemicals which has happened in your prefrontal cortex has led to the generation of a feeling, and that feeling which we name as anger maybe, है ना। और अगर आपको उस समय डर लगा, अगर आपको डर लगा आपको, तो वो that we call it fear, और अगर आपको घबराहट हो गई सामने वाले से तो we call it anxiety. So this is what happens in the prefrontal cortex. तो mostly वहाँ पे होता है ना। एंड अगर ये समझ लीजिए कि ये केमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, इन दैट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, या स्टिमुलेशन के मुकाबले जो समझ लीजिए कि जो जनरेशन होना है इम्पल्सेस का, जो इमोशंस का, वो अत्यधिक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो अगर जितना बड़ा स्टिमुलस नहीं है उसके मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा इमोशन हो रहा है, ठीक है, या बहुत कम इमोशन हो रहा है, तो भी वो इलनेस कहलाएगा। या बहुत देर तक हो रहा है, वो स्टिमुलस ही खत्म हो गया है, 4 दिन हो गए स्टिमुलस खत्म हुए, लेकिन आपको अभी तक घबराहट हो रही है, तो भी उसको हम बीमारी बोलेंगे। या आपको घबराहट होनी चाहिए थी लेकिन आपको हंसी आ रही है ना, तो इनअप्रोप्रिएट इमोशन आ रहा है। No, so all those things can happen in that part of the brain which we call as emotional disorders. मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें तो अगर आपको जो भी फील हो रहा है उसका एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए in a moderate way, in a normal way, in a moderate normal way which is normal for you, which has always been normal for you. Okay, but now जब वो change हो गया है, which is not normal for you, now which we start calling it as an emotional illness. Now there should be an explanation for that, and जब वो explanation को भी fulfill नहीं कर पा रहा है, ठीक है, so now that becomes an emotional disorder, है ना। And now what happens is कि जब आपके emotions ऐसे change हो जाते हैं, now the emotions they lead to changes in behavior. Now when I am angry, my behavior will alter because of that anger, है ना, क्योंकि behavior follows your emotions or your mood, ठीक है। So when I am sad, okay, so now that leads to some changes in my behavioral patterns, ठीक है। और ब्रेन को आई थिंक ये सिग्नल जा रहा है, आप फिर धीरे धीरे सैड ही होने शुरू कर देते हैं, ये भी ऐसा होता है? नहीं, दैट सैडनेस इज परवेसिव, जैसे डिप्रेशन जो हम बोलते हैं ना, डिप्रेशन में क्या होता है, इट्स अ परवेसिव सैडनेस, कंटिन्यूअस मेरा ब्रेन जो है इट इज जनरेटिंग अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, मेरे को पूरे समय दुख महसूस हो रहा है। अब जब मुझे पूरे समय दुख महसूस हो रहा है तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है उस हिसाब से चेंज होगा, है ना। तो कुछ भी जो मेरे साथ हो रहा है, अब मेरे को किसी ने आके बताया कि ऐसा कुछ हो गया है, तो आई वोंट फील दैट, उसके कुछ अच्छी बात भी बताई तो मुझे हैप्पीनेस नहीं महसूस हो रही है, कुछ नॉर्मल सी बात बताई तो मैं उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देख रहा हूँ, बिकॉज माई ब्रेन इज जनरेटिंग सैडनेस। अब मैं उसी कलर में सारी चीज़ों को देख रहा हूँ अब मैं, सो दैट इज व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग। सो और मेरा फिर बिहेवियर भी वैसे ही चेंज हो रहा है ना। जस्ट इमेजिन ए पर्सन हु इज ऑलवेज सैड, तो वो कैसे, या कभी भी आप सैड हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, कोई कुछ भी बोल रहा है तो कुछ बोल रहा है आपका इफेक्ट नहीं करता, आपको लगता है यार अकेला छोड़ दो मेरे को अभी कुछ नहीं करना, कोई बोलेगा चलो पिक्चर देखने चलते हैं, मेरे को नहीं जाना, है ना, ठीक है, सोते रहने का मन करता है, अभी मत बात करो कुछ। सो दैट इज व्हाट हैपेंस टू द पर्सन्स बिहेवियर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम। अब उसको तो पिछले 2 महीने से ऐसे ही लग रहा है, तो 2 महीने से उसका बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है ना। सो दिस इज एन इलनेस नाउ। सो अगर किसी को इस तरह के बिहेवियरल चेंजेस दिख भी रहे हैं और उन्हें ऐसा लग भी रहा है, तो सबसे बड़ा तो सबको ये लगता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे
तो हमें मेडिसिन देंगे। और साइकाट्रिस्ट मेडिसिन का यूजुअली लोगों को ये होता है कि कुछ नहीं करते हैं, वो एक नींद की गोली दे देते हैं और बस सुला देते हैं और आप सोते रहिए जी। सो इसमें दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए इमीडिएट जो उसका ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन ही है, या थेरेपी भी पहले काम की जा सकती है कि एक थेरेपेटिक ट्रीटमेंट हो अगर उससे भी कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही। सो आप ये थेरेपी एंड देन मेडिसिन, तो इनिशियल ये आप बताइए कि किसी भी साइकाट्रिक डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस के लिए डायरेक्ट आपको मेडिसिन पर जाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, साइकाट्रिक इलनेसेस मैंने आपको जैसे बताया था ब्रॉडली दो कैटेगरी में आती हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। तो जो न्यूरोटिक इलनेसेस रहते हैं जिनमें इंसाइट प्रेजेंट रहता है, जिसमें द पर्सन इज अवेयर, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ दोज इलनेसेस जिसमें कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिनमें फोबियाज आते हैं, जिसमें डिप्रेशन आता है, जिनमें ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आता है, बहुत सारी इस प्रकार की इलनेसेस आती हैं। साइकोसिस में क्या आता है? साइकोसिस में इलनेसेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, इलनेसेस लाइक मेनिया, ठीक है, या बाइपोलर डिसऑर्डर में हम साइकोटिक डिप्रेशंस वगैरह जो आते हैं वो सब आते हैं। तो इस प्रकार की इलनेसेस जो रहती हैं जिनको हम कॉमन भाषा में हम लोग ज़्यादातर लोग उसको एज पागलपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक मतलब वो अवेयर ही नहीं है, पर्सन इज नॉट अवेयर, यानी वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और उसको बिल्कुल होश नहीं है कि वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसके अनुसार वो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है, बट दुनिया बोल रही है कि आप नॉर्मल नहीं हो, बट दैट पर्सन इज नॉट अवेयर कि वो नॉर्मल नहीं है। सो दैट इज द साइकोटिक ग्रुप ऑफ इलनेसेस। तो नाउ उसमें क्या होता है, देखिए एक चीज़ थेरेपी का बेसिस होता है। जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो थेरेपी जो है वर्क्स ओनली व्हेन द पर्सन वांट्स टू मेक अ चेंज। थेरेपी का बेसिस ये है, यू टॉक विद द पर्सन एंड यू वो एक्सेप्ट कर रहा है एंड देन ही वांट्स हेल्प। Yes, he knows that there's a problem and he is not able to find a way through that problem, and then you sit with the person, analyze the problem and you suggest ways जिसमें कि पर्सन को आप हेल्प करते हो टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। सो नाउ एक ऐसा इंसान जो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा कि उसको प्रॉब्लम है, हाउ विल थेरेपी वर्क देयर? सो इन साइकोटिक इलनेसेस थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है, ये तो एक बेसिक रूल है। देयर आपको सीधे दवाइयों पे ही जाना है, बिकॉज दैट्स अ मेंटल इलनेस जिसमें कि पहले दवाइयाँ ही वर्क करेंगी until the insight comes back. Now when the insight comes back, then therapy will start working there also, because then the patient will tend to be cooperative. In neurotic illnesses, yes, therapy has a very major role. Therapy will work. Therapy should be considered initially when the if it's in the starting phase. अभी शुरुआती हुई है, अभी बीमारी जो है धीरे धीरे करके चालू हो रही है, उस समय थेरेपी से आप दवाइयों को तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, उस समय जितना जल्दी आप जाओगे उतना जल्दी आप अवॉइड कर सकते हो। बाद में भी अगर मान के चलिए एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई है, दवाइयाँ नेसेसरी हैं भी, तो भी ज़्यादातर ऐसे केसेस में दवाइयों के साथ साथ थेरेपी हम लोग सजेस्ट करते ही हैं। ऐसा नहीं रहता कि हम सिर्फ आया और पेशेंट सिर्फ दवाई चालू कर दिया और बोला कि ये दवाई खाते रहना, तुमको जीवन भर दवाई खाओ, ऐसा नहीं होता। अब दूसरा पार्ट आपने जो बोला था कि साइकेट्रिस्ट मतलब कि नींद की गोलियाँ, ठीक है ना। सी देखिए, मैक्सिमम साइकेट्रिक मेडिसिन जो रहती है ना, उनका साइड इफेक्ट होता है कि शुरुआत में दे कॉज सिडेशन, उनकी वजह से नींद आती है। वो नींद की गोलियां नहीं रहती, जैसे कि कफ सिरप्स के से नींद आती है, खुजली की या एंटीहिस्टामिनिक जो दवाइयां रहती हैं उनसे उनका साइड इफेक्ट है कि नींद आती है। उसी प्रकार से साइकेट्रिक मेडिकेशन जो रहता है ना, उनका साइड इफेक्ट रहता है कि नींद आती है। इफ़ गिवन इन प्रॉपर डोजेस एंड अगर आप उनको सही तरीके से लेते हो तो जनरली जो सिडेशन वाला जो एस्पेक्ट रहता है उससे पेशेंट जनरली जो है वो 10 से 15 दिन में एडजस्ट हो जाता है, एंड उसके बाद वो नींद वाला इफेक्ट जो है जनरली ख़त्म हो जाता है। वैसे भी ज़्यादातर केसेस में अगर कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं जिससे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो, तो फॉलोअप पे जनरली वो एडजस्ट करके हम पेशेंट को मैक्सिमम कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सो वो एक साइड इफेक्ट है जो मेडिसिन का होता है, बट ऐसा नहीं है कि नींद की गोलियां दी जाती हैं। मतलब साइकेट्रिक पेशेंट को ठीक करने के लिए उनको सुलाना जरूरी है, मतलब कि आपको सुला दो पेशेंट को 24 घंटे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता।
जो दवाइयाँ दी जाती हैं बहुत ही वो जो इम्बैलेंस हुआ है, केमिकल इम्बैलेंसेस यस हैं एग्जैक्टली दैट इज़ फॉर दैट जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है वो बहुत ही टारगेटेड दवाइयाँ हैं, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना डिज़ाइनर किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि बहुत उसी spot स्पेसिफिक पे जाके पर्पस के लिए specific दी purpose जाती पे हैं काम करती और पेशेंट के अनुसार जो है डिसाइड करके दी जाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो दिमाग को रिलैक्स करती हैं तो शरीर को भी रिलैक्स करती हैं, तो सेडेशन आना जो है वो उनका एक कह सकते हैं कि एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो शुरू में फेस करना पड़ता है। ज़्यादातर के पेशेंट्स में कुछ दिनों के बाद वो एडजस्ट हो जाते हैं, एक बात। दूसरा क्या है, एक और मिथ लोगों में रहता है कि एक बार दवाई चालू हो गई मतलब वो जीवन भर कभी बंद नहीं होगी। दूसरा यह रहता है, देखिए बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत लंबा चलता है दवाई, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि साइकेट्रिक मेडिकेशंस जो है ना उनको जनरली उसका एक कोर्स जो है वो कोर्स लेना पड़ता है, ठीक है। साइकोटिक इलनेसेस या न्यूरोटिक इलनेसेस जो भी रहती है ना इनमें जनरली जो है वो you have to give a course of around maybe 6 months to an year. So that is because जो आपके ब्रेन में जो चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपको इलनेस हुई है वो हम दवाई देके 15 दिन में हम उनको दवाई के असर से तो करेक्ट कर सकते हैं, बट वो दवाई के असर से करेक्टेड है, दवाई हटने के बाद वो वापस फिर से इलनेस की जोन में जाने लगते हैं। सो फॉर देम टू बी करेक्टेड परमानेंटली वो मेडिसिन का इफ़ेक्ट एक लंबे समय तक एक कोर्स उनका पूरा करते रहना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होती है, पीपल हैव दिस टेंडेंसी कि जैसे 2 महीना ले लिया 3 महीना ले लिया दे स्टार्ट फीलिंग वेल। मैक्सिमम पीपल जो है वो 2 से 3 महीने में दे स्टार्ट फीलिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल, उनको लगता है एकदम ठीक है, अब कोई यानी कि अब दवाई की ज़रूरत क्या है, मतलब हमको तो पिछले 2 महीने से कुछ लग ही नहीं रहा है, ठीक ही हम। सो इवन दो दे हैव बीन टोल्ड, आई थिंक ये इस चीज़ पर ये लोग नहीं सोचते कि इट्स लाइक अ मेडिकेशन ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। यस सो मतलब आपको ठीक तो लग रहा है, बट वहाँ देखिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में तो फिर भी ये बोल दिया जाता है कि देखिए आपको डायबिटीज हो गया है, अब जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको दवाई खाना है, एंड दे आर रेडी टू टेक। बट यहाँ तो हम ये बोलते हैं कि देखिए 1 साल का कोर्स है, अचानक से बंद मत करिएगा दवाइयों को, बस साल भर का कोर्स आपको लेना है, समय पर आके दिखाइए, दवाइयाँ टाइम से लीजिए, हम बंद कराएंगे ना आपकी दवाई। ज़्यादातर यानी आप मान के चलिए 95% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो दे टेंड टू ड्रॉप आउट बाय 3rd मंथ, 4th मंथ, 5th मंथ, जबकि फर्स्ट डे पे बता दिया रहता है उनको कि आपको दवाइयों का कोर्स लेना है। देन दे विल रिलैप्स, आफ्टर सम टाइम दे विल कम बैक कि हमको फिर से हो गया। सो व्हेन दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग, तो वो क्या है कि जो इलनेस का जो इंटेंसिटी है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस, द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जो 1 साल में बंद होना था वहाँ से 1 साल गिनना पड़ रहा है हमको, तो नेचुरल फिर कुछ समय के बाद फिर ये हो जाता है, सर आपने तो 1 साल बोला था, ये तो 1.5 साल हो गया अभी तक चल ही रही है। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। कॉमन पर्सन इसको ये समझ सकता है कि अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस है और ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, तो अगर आपके ब्रेन में, आपके सिस्टम में वो केमिकल बन ही नहीं रहा है तो आप कैसे उसको आगे वो करेंगे? देखिए बन रहा है, देयर इज एन इम्बैलेंस, एंड देन यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि साइकेट्री में अभी इट्स स्टिल अ डेवलपिंग ब्रांच, यानी अभी रिसर्च बहुत होना बाकी है। इट्स नॉट, हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम आपके ब्रेन में जो है हम कोई ऐसा टेस्ट लगा के देख सकें कि देखो ये गाबा इतना बढ़ा था, ये ग्लूटामेट इतना कम हुआ था, या फिर ये जो है अपना आपके यहाँ ये एसिटाइल कोलिन इतना था, ऐसा था, और अब जो है ये हमने दवाई दे दी, अब ये 3 महीने बाद अब ये देखो दोनों का बैलेंस इतना बढ़िया हो गया है, अब हम दवाई बंद कर सकते हैं। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, नथिंग। ओनली थिंग विच वी कैन डू इज़ कि हम जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं। अब वो जो प्रोटोकॉल्स हैं दे हैव बीन डिज़ाइंड बाय पीपल, बाय एसोसिएशंस, जो कि पिछले शायद 80-100 सालों से जो लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, व्हाट दे हैव ऑब्जर्व्ड, से इन ए पेशेंट ऑफ डिप्रेशन, पिछले 80-100 सालों से पूरे वर्ल्ड ओवर जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, किसी ने 6 महीने इलाज दिया फिर बंद करके देखा, किसी ने 3 महीने इलाज दिया बंद करके देखा, किसी ने साल भर इलाज दिया बंद करके देखा। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ कि आप डिप्रेशन के पेशेंट्स में 1 ईयर का मिनिमम ट्रीटमेंट देना ही है, उसके बाद आप बंद करोगे तो देयर इज द लीस्ट चांस ऑफ रिलैप्स। तो हमें वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है।
सो अभी अगर हम स्ट्रेस की बात करें, इनिशियल सिग्नल्स कहें या साइन कहें, या अभी जो लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स हम जिनको कहते हैं, चाहे स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक्स भी लोगों को आते हैं। Yes. सो ये मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? बिकॉज हर चीज़ को हम साइकाट्रिक डिजीज बोलना, मुझे लगता है कि लोगों गलत में होगा। डर भी आएगा Yes, yes. और गलत भी होगा। Yes. सो बट इन जनरल हम देखते हैं कि अभी हम देखें 90% लोगों के पास स्ट्रेस है। इवन एक छोटे से बच्चे के पास भी अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है। सो ये स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है क्या एक मिनिमम अमाउंट में? और हम जो बात कर रहे हैं आज की, स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है शायद अभी सोशल मीडिया पर। Yes. और तो उसके अच्छे इफ़ेक्ट को ना देखते हुए हम लोग बैड इफ़ेक्ट को देख रहे हैं। और कई जगह जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उस पर भी लोग कहते हैं अरे हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं और हम ये नहीं करना चाहते। तो दोनों इसके एस्पेक्ट्स हैं। सो स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, ये क्या है और किस क्वांटिटी में ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए भी? देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स अगर हम देखें तो ये जो भी आपके एक नॉर्मल ये समझ लीजिए सिचुएशन को जो चेंज करने की कोशिश करता है, जो उसको तनाव उसको देता है, नाउ दैट इवेंट और दैट फैक्टर इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, एंजाइटी इज द रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस ओके, विच यू फील। ओके, ठीक है। सो एंजाइटी इज व्हाट यू फील इन रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रेस। ठीक है। एंड पैनिक अटैक्स जो रहते हैं ना, पैनिक इज बेसिकली डिफाइंड इज एन अटैक ऑफ एंजाइटी। इट्स लाइक एन अटैक। इट्स ए सडन अनप्रेडिक्टेबल अटैक ऑफ इंटेंस एंजाइटी। पैनिक की जो डेफिनेशन है कि वो तो एकदम से आएगी एंड इट्स लाइक एन अटैक, कि एकदम से बैठे बैठे मेरे को एकदम से बहुत तेज एकदम से घबराहट होने लग गई, पता नहीं कैसे कैसे, एंड देन उसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर भी चेंजेस होते हैं, समथिंग विच वी नो कॉल एज ऑटोनॉमिक अराउजल स्टेट। तो उसकी वजह से धड़कन बढ़ने लगती है, मुंह सूख जाता है, एकदम स्वेटिंग होने लगती है, ठंडे पसीने आते हैं, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, शिवर होने लगते हैं, ऐसा लगता है मेरे को चक्कर आके मैं गिर जाऊंगा। एंड देन उसके साथ साथ पैनिक अटैक्स में देर इज जिसको हम बोलते हैं साइकिक एंजाइटी ऑल्सो। साइकिक एंजाइटी मीन्स आपके दिमाग में सोच जो आती है वो भी नेगेटिव या फिर एंग्शियस थॉट्स आते हैं कि ये मेरे को क्या हो रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, मेरे को लकवा तो नहीं मार जाएगा। तो ऑल दोस थॉट्स, एंगर भी, आई थिंक एंगर also can provoke a panic like situation. So stress is basically something, it's a factor which invokes anxiety. Anxiety is the response to a stress, and panic is an attack of intense anxiety. Now we have to understand that some amount of anxiety is essential, हमारे लिए ज़रूरी है। For us to be productive, हमें कोई भी काम अच्छा करना है तो हमें थोड़ी एंजाइटी की ज़रूरत है। आप उसका एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए कि हमें कोई एग्ज़ाम देना है, कोई एग्ज़ाम देना है किसी स्टूडेंट को, और अगर वो बिल्कुल भी एंशियस नहीं है तो पढ़ाई क्यों करेगा, है ना? तो उसमें परफॉर्म कैसे करेगा फिर वो? ठीक है, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी ज़रूरी है। दैट इंक्रीजेज योर अवेयरनेस, इंक्रीजेज योर स्टेट ऑफ अराउजल, आपकी मेंटल शार्पनेस को इंक्रीज करता है वो एंजाइटी, और आपके परफॉर्मेंस व्हेन रिक्वायर्ड उसको वो इंक्रीज करता है। बट टू मच ऑफ एंजाइटी वो जो रहती है वो दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो क्या ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस जो है वो हमारे आउटर इवेंट्स हो रहे हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ से कहीं से हमको ट्रिगर होता है, और वही एक्सप्रेशन जो है वो एंजाइटी के रूप में आता है। सो क्या हमारे ब्रेन्स को ये सिग्नल सेट हो जाते हैं कि पर्टिकुलरली इस तरह, जैसे एक बार आपको किसी चीज़ से स्ट्रेस हुआ, सो आपको रेगुलरली आपका ब्रेन क्या उस तरीके से वायर्ड हो जाता है कि वो इवेंट जैसे ही आएगा वो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपकी विदाउट हेल्प वो पूरा प्रोसेस चलेगा? आई थिंक इसी को ब्रेक करने का काम थेरेपी या मेडिसिन होती है। जी, कंडीशनिंग टाइप की हो जाती है। समटाइम्स दैट हैपन्स विद पीपल की दैट दे बिकम कंडीशन टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे, एंड वो होता है क्या होता है कि in maths maybe 2 + 2 is 4, but in life maybe 2 + 2 is not 4. So 2 + 2 can be n number of things. ठीक है,
और या फिर इन मैथ्स एक प्रॉब्लम का जो है एक ही सॉल्यूशन हो सकता है इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वे, बट इन लाइफ में भी उस प्रॉब्लम के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड स्पेशली जब अगर बात इमोशन से जुड़ी हो तो हाँ, जब इमोशन से जुड़ी हो तो। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे ब्रेन का जेनेटिक मेकअप से लेके, हमारी खुद की पर्सनालिटी से लेके, हमारा जो भी आप कह लीजिए इमोशनल अपब्रिंगिंग से लेके, हमारे एजुकेशन से लेके, हमारे सारी लाइफस्टाइल है जो हमने सीखा है आज तक, उससे लेके उन सब के इफेक्ट की वजह से even some traumas which we एवरीथिंग have faced, yeah. एवरीथिंग विच वी हैव लर्नड इन लाइफ, कभी भी कोई स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस का हमारा एक रिस्पॉन्स जो है ना, वो रिस्पॉन्स हमारा एक जिसको बोलते हैं ना, एक स्ट्रेस आया, हमारा रिस्पॉन्स खट से वैसा ही हुआ, फिर उसी प्रकार का स्ट्रेस आया, फिर खट से वैसे रिस्पॉन्स हुआ, एक पैटर्न होता है, पैटर्न हो जाता है। वी डेवलप अ पैटर्न टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ स्ट्रेस, एंड समटाइम्स दोज पैटर्न्स आर डेट्रीमेंटल फॉर अस। वो हमें ही नुकसान करते हैं, वो हमारे ही अंदर एंजाइटी प्रोवोक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें कोई तकलीफ दे रहे हैं, एंड वी डू नॉट रियलाइज इट कि वो पैटर्न तो हम ही को ही नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको चेंज नहीं कर पाते बिकॉज वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा वो कंडीशनड है, हमारे लिए इतने इनग्रेन्ड है कि वो ऐसी कुछ सिचुएशन आई, हमने वैसे ही एंजाइटी, वैसे ही हमने रिस्पॉन्ड करना है। सामने वाले ने कुछ ऐसा बोला, मतलब हमको गुस्सा ही करना है। सामने वाले ने यानी कुछ ऐसी सिचुएशन आई, मतलब मेरे को ऐसे ही करना है। सो ये ऑटोमेटिकली होता है, दैट आई वांट टू नो कि समटाइम्स, मतलब कुछ लोगों को तो पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को ये पता होता है। मतलब कई बार होता है कि आपने गुस्सा कर दिया या आप ट्रिगर होकर आपने चीज़ें हो गई, आप एंजाइटी में आ गए, बट आप अगर थोड़े समय के बाद सोचते हैं तो यू एनालाइज एंड यू रियलाइज कि आपने इस वक्त गलत रिस्पॉन्ड किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये कैटेगरी एक अलग होती है। उसमें कैसे उस पर्सन उस पैटर्न को ब्रेक करे, जिसे ये पता है, जिसे नहीं पता है, जो नहीं कर पा रहा है, वो तो मेडिकल हेल्प ले। हाँ, जिसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि वो उसका पैटर्न्स जो हैं दैट इज़ यानी वो उस एबरेंट पैटर्न में फंसा हुआ है और वो बार बार उसी प्रकार से करता है, एंड दैट लीड्स टू, वो उस चीज़ को बाद में रियलाइज़ करता है। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो एक तो ये अच्छी बात है कि वो रियलाइज़ कर रहा है, बिकॉज जो रियलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन होता क्या है ना कि पर्सनालिटी किसी भी इंसान की जो रहती है ना, दैट इज शेप्ड इन द फर्स्ट 20 years ऑफ योर लाइफ, और वो पर्सनालिटी जो रहती है ना, उसको चेंज करना, इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन डू इट ओवरनाइट। यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली एवरी डे, यू हैव टू फॉर्मुलेट अ प्लान कि अगली बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, इस सिचुएशन में अगली बार मुझे कैसे रिएक्ट करना है। ट्राई टू स्टिक टू योर प्लान जो आपने किया है। आई एम आस्किंग, इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन? पर्सन? इट इज पॉसिबल टू चेंज इट, है ना। मैंने जैसे बोला विदाउट मेडिकेशन, मैंने जैसे बोला था कि आप, होता क्या है, जो ये चीज़ हो रही ना, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया है, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उसमें कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने उसमें एक तरीके से रिस्पॉन्ड किया, बाद में आपने रियलाइज़ किया कि मेरा रिस्पॉन्स गलत था। हर बार आप यही कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स के एक ही सॉल्यूशन नहीं होते, अलग अलग सॉल्यूशंस भी होते हैं ना। अब इसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जब आप रियलाइज़ करते हो कि मैंने ऐसे गलत रिस्पॉन्स किया, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि यू हैव टू थिंक विद अ कूल माइंड कि इसके और क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे, ठीक है, कौन सा और सॉल्यूशन जो है मैं कर सकती थी इस समय, और अगर ये वाली प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम आएगी तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट सॉल्यूशन विच आई कैन ट्राई इन दिस। आई एम आस्किंग सर्टेन टिप्स वेयर कि अगर आपने ये एक पैटर्न आपका बना है, आपने फाइंड आउट कर लिए सम ट्रिगर पॉइंट्स, दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स, ये होता है किसी भी पर्सन को, तो उसका रिएक्शन इस तरीके से होता है। सो वो क्या, उसके जो ब्रेन के अंदर जो कंडीशनिंग है, बिकॉज आपने पहले भी एक एग्जांपल दिया कि आपने ए टाइप किया तो वो प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, अगेन वो जो ट्रिगर आया तो उस पर्सन का पूरा जो मेंटल सिस्टम है वो अपने आप वायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आपके ब्रेन में उस सिग्नल को कट करने के लिए
जैसे यूजुअली कहा जाता है कि भाई आप ठंडा पानी पी लीजिए, आप बैठ जाइए, आप काम करें, तो इस तरीके से कोई मेडिकली कोई ऐसे सिम्टम्स है कि आप देखिए वो वाली बात सही है आपकी कि आपको अगर अपने ट्रिगर पता है तो उस ट्रिगर के लिए आप इमीडिएट रिस्पॉन्स, नीजर रिस्पॉन्सेस से आप अवॉइड करें उसको, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप उस समय एकदम से रिएक्ट ना करके अगर आप कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, यू टेक सम टाइम आउट, उस समय आप जो है रिस्पॉन्ड ना करें, आप अपने आप को उस समय उस सिचुएशन से बाहर निकालें, आप थोड़ा कूल डाउन करें व्हेन यू तो आर इज इट कूल। पॉसिबल मेंटली, लाइक मतलब जो इट ये इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बिकॉज व्हेन वंस यू हैव कूल्ड, क्या होता क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि ब्रेन हैज डेवलप्ड अ पैटर्न कि ऐसा आएगा तो मैं ऐसा रिस्पॉन्ड करूंगा। नाउ जब आप कूल डाउन होते हो ना, तो देन आप उस सिचुएशन के बारे में जब फिर से सोचते हो विद अ कूल माइंड, तो मे बी यू आर एबल टू सी द अदर पॉसिबल वेज इन विच यू कैन अप्रोच द सेम प्रॉब्लम। तो आपको हो सकता है कि कोई जो दूसरा वे दिखेगा ना, दैट इज अ बेटर वे। तो आप अगेन ब्रेन को उस हिसाब से कंडीशन कर रहे हैं कि दिस इज आल्सो रीवायर कर सकते हो, रीवायर कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द सेम ट्रैक, नाउ यू आर forcing your brain to follow and develop a different track, path, yes. different path, alternative path, है ना। एंड ब्रेन इज प्रोन टू बीइंग रीवायर्ड, ब्रेन हमेशा रिवायर हो सकता है, बट इट टेक्स एफर्ट एंड इट टेक्स टाइम, ठीक है, तो वो किया जा सकता है ना। तो दैट इज पॉसिबल, यू कैन डू इट। यानी आप अपने आप को कूल डाउन करिए, उस समय उस सिचुएशन से हटिए, नी जर्क रिएक्शन से बचिए, एंड देन ट्राई टू अप्रोच द प्रॉब्लम विद अ कूल माइंड, विद अ डिफरेंट अप्रोच। बट ये जैसे अब अगेन हम इस पर आते हैं, ये हम बहुत कुछ चीज़ों में हम रिवायर कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, बट कई केसेस डिप्रेशन के ऐसे आते हैं कि वहाँ पर आपका विल पावर भी काम नहीं करता, आपकी थिंकिंग, या आप सोच रहे हैं काम करना है, तो वो क्या स्टेज होती है जहाँ पर मतलब डिप्रेशन के भी कुछ स्टेजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और किस स्टेज पर जाकर के उसको किसी भी पेशेंट को लगता है कि अब आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और किस स्टेज पर वो खुद अपने आप से बाहर निकल सकता है? देखिए, डिप्रेशन जब क्लिनिकली उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। देखिए, हम डिप्रेशन जो है ना, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम समथिंग विच इज़ नोन एज डिस्थाइमिया, विच इज़ अ वेरी लो ग्रेड काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, ठीक है, जिसको And हम what are the symptoms of low grade depression? पर्सन फीलिंग समथिंग लाइक, जिसको बोलते हैं ना कि उसको हैप्पीनेस महसूस नहीं होती, उसको बोर्ड टाइप का लगता है जीवन में, हमेशा ऐसा लगता है यार ज़िंदगी बस बोर है, चल रही है, इस टाइप से फीलिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पिछले साल 2 साल 3 साल से ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, चल रहा है सब, यानी ही इज डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ, ही इज डूइंग हिज वर्क। Sometimes he or she feel happy also, and again कभी comes... कभी थोड़ी बहुत लगता है, बट मोर और लेस आप बोलोगे बोले ठीक है यार, कट रही है, जीवन कट रहा है, ठीक है, चल रहा है, मतलब उस टाइप की फीलिंग आती है। बट ठीक है, मैं आई वोंट से दैट आई एम इन द बेस्ट ऑफ माय मेंटल हेल्थ, या मेरे को एकदम प्रिस्टीन हैप्पीनेस जैसी नहीं महसूस हो रही है, बट ओके, आई एम ओके, ठीक है यार, चल रहा है, बोरियत होती रहती है, ठीक है, चल रहा है, इस टाइप से जो फीलिंग आती है, दैट इज नोन एज डिस्थाइमिया। ओके, एंड उसके बाद आता है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, देन मॉडरेट, एंड देन सिवियर, एंड सिवियर में भी फिर देन इट गोज इनटू सिवियर विद साइकोटिक सिम्टम्स। सो नाउ दैट द ब्रेन की जो जजमेंट कैपेसिटी है वो इतनी खराब हो गई है कि अब नाउ दैट पर्सन इज नॉट इवन एबल टू डिफ्रेंशिएट कि मेरे को जो महसूस हो रहा है वो सही है कि गलत है, एंड देन गोज इनटू साइकोसिस। सो इस प्रकार से सिवियरिटी रहती है। सो जब डिप्रेसिव एपिसोड चालू हो जाता है, माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड्स में जनरली पेशेंट जो है इज़ अमीनेबल टू थेरेपी से जो है वो इसमें इम्प्रूवमेंट्स आ जाते हैं। बट जब इंटेंसिटी बढ़नी चालू हो जाती है, जैसे मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन में पेशेंट को नॉट ओनली लो मूड, बट उसकी जो बाकी सिम्टम्स भी आने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, बॉडीली सिम्टम्स बहुत सारे आने लगते हैं, थकान, कमज़ोरी, ये सब लगने लगती है, ठीक है, नींद वगैरह में इफ़ेक्ट होता है, सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग उसकी सब गड़बड़ाने लगती है, थॉट्स बहुत नेगेटिव अब होने लगते हैं उसके। सो जिसको हम डिप्रेसिव कॉग्निशंस बोलते हैं, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये सारे इस तरह के ज़्यादातर थॉट्स आने लगते हैं। डेथ विशेस, लगता है जीने से क्या मतलब है, इससे अच्छा तो मर ही जाता, इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। नाउ दैट इज़ द टाइम व्हेन मेडिकल हेल्प इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज नाउ अब जो है उसको दवाइयाँ साथ में लेनी ज़रूरी है, काउंसलिंग की ज़रूरत तो है, बट दवाइयाँ जो हैं वो साथ में अब चालू कर देने की ज़रूरत है, क्योंकि नाउ दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, बिकॉज अब एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है। सो क्या रीज़न है डिप्रेशन का? मतलब बहुत ही डिप्रेसिव एपिसोड इज़ बेसिकली
एन इलनेस, मैंने जैसे आपको बताया ना, एग्जैक्टली, तो व्हाट इज दिस इलनेस कि दिस इलनेस इज बिकॉज ब्रेन के कुछ हिस्से में आपके केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले बताया था ना, यू हैव टू लुक एट इट जस्ट लाइक यू लुक एट डायबिटीज, अदर डिजीजेस, यू लुक एट डायबिटीज, ठीक है। ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है विच डील्स विद इमोशंस, और उस जगह में एक पार्ट है जहाँ की केमिकल इम्बैलेंस हो गया है। नाउ दैट पार्ट इज मेकिंग यू फील सैड फॉर नो रीजन, ठीक है। इट इज जनरेटिंग द फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर नो रीजन एट ऑल, ठीक है। एंड दैट सैडनेस, होता है, व्हाई दैट उस क्यों का ही जवाब नहीं है, नहीं है, okay. उस क्यों का जवाब जिस दिन मिल जाएगा ना, इट इज लाइक कि हमें ये पता है कि मलेरिया क्यों होता है, Of course, ठीक है ना, है ना। एक कीटाणु है जो इसकी वजह से जो है मच्छर उसको आपके अंदर जो इंजेक्ट कर देता है, उसकी वजह से आपको होता है। तो वी हैव एक्यूरेट मेडिसिन फॉर दैट। ओके, अगर कारण नहीं है, बट क्या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाए तो हम डिप्रेशन या एंजाइटी या पैनिक अटैक से बच सकते हैं? ऐसा कुछ, ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स हैं? सी अभी आपका जो क्यों वाला क्वेश्चन, उसमें मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड करना चाहूँगा। There are certain weaknesses which you can say in the brain. Those weaknesses can be genetic. Okay. It could be because of the makeup of your brain, ठीक है। So वो हो सकता है। जेनेटिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो साइकेट्रिक इलनेसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इट इज़ पास डाउन थ्रू द जनरेशंस। कई बार वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। कई बार इट इज़ नॉट जेनेटिक, बट बाहर के फैक्टर्स ऐसे रहते हैं। इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहते हैं वो कितना आपके ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो उसकी वजह से भी हो जाता है। वंस जो स्ट्रेस रहता है वो एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, एंड देन द ब्रेन इज नॉट एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस, और उसकी वजह से वो इट गोज इनटू द रेलम ऑफ एन इलनेस, एंड वो चालू हो जाता है। और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। बहुत सारे थ्योरीज हैं जिनके बारे में बोला गया है। सो ये सब रहता है। अब नाउ प्रिकॉशंस जो हम बोलें, अगर देखिए प्रिकॉशंस में क्या रहता है कि नाउ इफ इट्स अ जेनेटिक वीकनेस, सो इफ योर ब्रेन इज वायर्ड लाइक दैट, जेनेटिकली है अगर, एंड इफ इट इज बाउंड टू अकर, देन there is very little which you can do. कई केसेस में, जैसे हम बाइपोलर डिप्रेशन वगैरह जो देखते हैं, उन सब में there is very little which you can do because it is bound to happen. वो होगा आपको एक एज के बाद। जैसे कई लोगों में होता है ना, डायबिटीज इज पास डाउन थ्रू दी जनरेशंस, तो वो तो आपको एक समय के बाद आपको होता है, सबको हो रहा है, आपको भी होगा, तो उस टाइप से होता है वो। maybe you can reduce the intensity, or you can prolong it, or maybe you can, आप उसको manage it better by your lifestyle, उस चीज़ें वैसा ही है, but it is bound to happen, वो होगा। तो उसी टाइप से इस प्रकार की कुछ illnesses में होता है। बट देन स्ट्रेस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर जो कि इलनेस को चालू करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच यू फेस इन लाइफ, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो। बी आप स्ट्रेस को कैसे फेस करते हो, कैसे आप हैंडल करते हो, अगर आप उसको अपने आप को उसके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो उसको फेस करने में, दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हेल्प, ठीक है। इसमें जो है आपके लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप अपने को जनरली ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं जो कि डी स्ट्रेस करती हैं आपको, तो दैट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। सो कीपिंग योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी as a part of your daily routine, okay, so it could be something as simple as reading a book, as simple as listening to music, maybe going for a walk, or maybe playing with your pet, whatever you like doing, but you should do it regularly, and you should really enjoy doing it. कुछ चीज़ें डॉक्टर साहब, अब ये टॉपिक इतना वास्ट है और इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है कि इस पे बातें कभी ख़त्म हो नहीं सकती हैं। हम जितनी बात करना चाहेंगे बहुत सारे टॉपिक्स निकलेंगे। कुछ टेम्प्ररी हमको एंजाइटी या स्ट्रेस या हम कहें कि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं,
सो क्या ये रिलेटेड जैसे हार्मोन से भी होते हैं? अगर हम मेल फीमेल दोनों की बात करें तो सर्टन एज, इधर अर्ली एजेस जैसे टीन्स के समय होते हैं, फिर और आप फीमेल्स में कहें मेनोपॉज, मेल्स में भी एंड्रोपॉज होता है। सो ये लाइकवाइज लाइक एज के हिसाब से हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस कैसे कम किए जा सकते हैं, और क्या ये परमानेंट होते हैं या टेम्पररी होते हैं, एक सर्टन एज टाइम के बाद ये चले जाते हैं, और इनके साथ क्या लाइफ नॉर्मल लाइफ लीड की जा सकती है? जी, हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ मूड में चेंजेस आना इज़ वेरी नॉर्मल। एंड यस, टीनेज में जो बच्चों में चेंजेस आते हैं उसमें मेल्स में एग्रेशन वगैरह जो है इंक्रीज होना बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट बूस्ट, या उनमें जो स्पाइक्स आते हैं उसकी वजह से, सो दैट इज़ सीन इन मेल्स बेसिकली। फीमेल्स में वंस दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग तो साइक्लिकली उनमें जो है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वगैरह जो आता है पीएमएस वगैरह में, उस समय मूड में चेंजेस आते हैं। हाँ, that time also they feel low and Yes, little they'll depressed. start feeling low. कई बार दे चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, they'll start having headaches and all those kind of Some things tend to happen, body aches. cry, yeah. Yes, mood changes उस समय बहुत severe होते हैं, and that is a normal, very normal kind of a thing which happens. So which is mostly managed just by reassurance, and it mostly goes away as the cycle यानी as the flow starts, and so mostly उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। But there are a few females जिनमें कि ये काफ़ी ज़्यादा severe होता है, so we tend to suggest a very short term maybe an antidepressant or anxiolytic therapy जब उनको ऐसा होता है, तो that if required तो उस समय करते हैं। So these are very normal things which happen, and most of the time these are self-limiting kind of mood changes which happen, and वो अपने आप ठीक हो जाता है। Similarly, in females at the time of menopause, around menopause, after menopause, इस तरह के changes आना, especially anxiety, depression, having panic attacks, hot flushes can happen because of the hormonal changes which are there, so that mimics panic attacks. All those things, they happen, and these are again self-limiting, and after some months or maybe a year or something, so they gradually settle down, and again self-limiting. In few females, yes, if they are very troublesome, again we tend to suggest therapies for that, or maybe even medications, or few females they go in for hormonal replacement therapy or all those kind of things if required. That is individualized according to the female. And similarly in males also, andropause is now a well documented kind of a event which happens with males, so that leads to that kind of a midlife crisis which happens in males, so that kind of a thing which happens. So again and in females who reach and in males who reach the age of retirement, so depression and all those kind of things, they happen, mood changes happen. So again support and therapies, lifestyle changes mostly takes care of these kind of things, but then there are cases in which medications might be required. डॉक्टर साहब, आपने इतनी आपकी सालों की प्रैक्टिस है, आपने इतने मेडिकली साइकाट्रिक या डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस के लोग देखे हैं जी। आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हैप्पीएस्ट जो पर्सन होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? देखिए, हैप्पीएस्ट पर्सन वो रहते हैं, देखिए, जो अपने स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, और जो स्ट्रेस को मैनेज करना जानते हैं ज़्यादातर वो लोग ऐसे देखे हैं जिनका सोशल सपोर्ट बड़ा अच्छा होता है। सो दे हैव अ वेरी गुड सोशल सपोर्ट, एंड सोशल सपोर्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके आसपास जो है वो 50 लोग हैं या फिर उनके नहीं। सोशल सपोर्ट से मतलब है कि सोशल में उनके सोशल ये कह लीजिए कि उनके आसपास जो लोग रहते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं जिनसे वो बड़े अच्छे इमोशनली कनेक्टेड होते हैं।
सो यू कैन, मतलब आप उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे दिल से बातें कर सकते हो, अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हो, तो आप अपने आप को अनबर्डन कर सकते हो। तो एक आउटलेट है आपके पास। पीपल हु आर एबल टू अनबर्डन देमसेल्फ ना, जो अपने दिल की बातें ना वो अपने दिल में नहीं रखते, निकाल देते हैं। दे आर द हैप्पीएस्ट या पीपल। कोई एक्टिविटी करके दे जस्ट कह के उसको निकाल देते हैं, बात कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, रोना आए तो रो लेते हैं, गुस्सा आए तो गुस्सा कर लेते हैं, सो ना दोज आर द पीपल हु आर हैप्पीएस्ट। और जो लोग इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं ना, जो लोग अपनी बातें अपने अंदर ही रखते हैं और उसको हमेशा जिसको बोलते हैं ना कि दूसरे की सोचते रहते हैं कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको ऐसा ना लग जाए, ऐसा करके रहते हैं, they tend to be basically यानी carrying an emotional pressure cooker with them which is bound to explode at some time. So वो उनके लिए बड़ा difficult होता है अपने आप को, यानी ऊपर से दिखाते हैं कि happy हैं but they are not very happy. Happiest people they are happy go lucky वाले जो रहते हैं वो बात को दिल में नहीं रखते वो। So emotional support आपका अच्छा रहना चाहिए। यू शुड हैव पीपल इन योर लाइफ जिनसे कि आप अच्छे से बात कर सको, जो कि आपको जज ना करें, आपकी बात सुने, बोलें, वो आपसे अपनी बात करें। सो मतलब मुझे लगता है कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन का अगर हम जिस्ट देखें तो ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जहां आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी हो, जी जी, आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर पाएँ, अपने मन की बात अपने मन में ना रखें। अगर आपको जैसा आप जैसे हैं, जैसा फील कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और एक्सप्रेस करें। और अगर इसके बावजूद भी आपको कोई ऐसी चीज़ें लगती हैं तो वो आपके केमिकल चेंजेस की वजह से है, जो कि एक नॉर्मल बीमारी, बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जो आप दवा लेंगे तो उससे बढ़िया हो सकती है। बिल्कुल। और इस हिसाब से आप मिथ ना रखें और डॉक्टर के पास जाएं और ट्रीटमेंट। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए कि खुश रहने का फॉर्मूला। खुश रहने का फॉर्मूला, ओवर थिंकिंग छोड़िए। ओके। और ओवर थिंकिंग रोकने के लिए एक ट्रिक क्या है? ओवर थिंकिंग रोकने की, जो आए दिमाग में कर दीजिए, बर्न योर ब्रिजेस। ओके। और एंजाइटी अगर आ रही है तो पहले 60 सेकेंड में क्या किया जाए? एंजाइटी अगर आ रही है तो पहले 60 सेकेंड्स में अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। ओके। अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए ना, ध्यान अपने सांसों के ऊपर दीजिए, उनको रेगुलेट करिए। मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा मिथ क्या है? मेंटल हेल्थ को बीमारी नहीं मानते हैं, वो किसी चीज़ को बीमारी नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि दिमाग जो है वो उसको भगवान ने सबसे ऊपर का दर्जा दिया है, लेकिन उसके अंदर जो महसूस होता है उसको लोग कभी बीमारी मानते ही नहीं। और अगर मेंटल हेल्थ में अच्छी रखनी है तो किस आदत को सबसे पहले छोड़ देना चाहिए? ओवर थिंकिंग को ही छोड़ना चाहिए सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होती है, और शायद जीतने का पहला कदम लड़ना नहीं बल्कि समझना है। खुद को समझना, अपनी भावनाओं को समझना और उसे वो जैसी है उसे स्वीकार करना। और जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करके हम जैसे हैं एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो डर कम होता है, और जब डर कम होता है तब एक्सेप्टेंस आता है, और वहीं से हीलिंग शुरू होती है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे भी अगर इस तरह के एपिसोड्स आप देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।